हम लेके आ रहे हैं छप्पे छंद। पहले हम इस छप्पे का अर्थ समझे कि छप्पे छंद होता क्या है। और हमसे मान लो एग्जाम में पूछ लिया जाए तो एग्जाम में हम छप्पे छंद को किस प्रकार से लिखेंगे। एग्जाम में हम इस प्रकार से लिखेंगे कि यह, पहले हमें लिखना है यह मात्रिक छंद है। किस प्रकार का है? मात्रिक छंद है। और मात्रिक छंद में भी किस प्रकार का छंद है? ये विषम छंद है। ये किस प्रकार का है? विषम छंद है। तो हम इस प्रकार से परिभाषा लिख सकते हैं कि छप्पे छंद यह विषम मात्रिक छंद है। मात्रिक छंद है। इसका दूसरा नाम षट्पद भी कहलाता है। क्या है? षट्पद भी होता है या कहलाता है। अब देखिए षट्पद क्यों है? क्योंकि देखिए छात्रों, ये छप्पे का मतलब होता है इसमें दो छंद मिलके बने होते हैं और दो छंद मिलने के कारण इसकी 6 लाइनें बन जाती हैं। कितनी लाइनें बन जाती हैं? 6 लाइनें। अगर किसी छंद में इस प्रकार की 6 लाइनें बन जाती हैं तो उसे छप्पे के नाम से ही जाना जाता है। जैसे एक हमारे इसी छंद के बाद में हम अध्ययन करेंगे, कुंडलिया छंद का भी अध्ययन करेंगे। तो कुंडलिया में भी क्या है? 6 पंक्तियां होती हैं, लेकिन कुंडलियों के लिए हम छप्पे का प्रयोग नहीं कर पाएंगे क्योंकि छप्पे इसी नाम के साथ अच्छा उचित होता है। इसलिए हम इसे कहेंगे यह विषम मात्रिक छंद है और इसका दूसरा नाम क्या है? षट्पद भी है। अब देखिए सबसे गौर करने वाली बात यह है कि यह जो छप्पे छंद होता है यह दो छंदों से मिलके बनता है। यह दो छंदों से मिलकर के बनता है। दो छंद से मिलकर बनता है। अब ये दो छंद कौन कौन से होते हैं? मिलकर बनता है। अब दो छंद कौन कौन से हैं उसी के बारे में हम देखेंगे, बहुत महत्वपूर्ण है। एक तो हमारे सामने है रोला छंद। क्या है? रोला छंद। और दूसरा है हमारा, एक है उल्लाला छंद। ये दो छंद मिलकर के इसी छप्पे छंद का निर्माण करते हैं। अब हमें यह देखना है कि रोला छंद क्या होता है और उल्लाला छंद क्या होता है, इसी के बारे में हमें देखना है। तो देखिए छात्रों या विद्यार्थियों, ये रोला भी छंद एक प्रकार से मात्रिक छंद होता है। क्या होता है? मात्रिक छंद होता है। इसमें जो मात्राएं होंगी, इसमें 24 मात्राएं होंगी। कितनी? इसकी 4 लाइनें होंगी। ये 4 लाइनें होती हैं इसमें, और यहां से लेकर यहां तक टोटल 24 मात्राएं होती हैं। 24 मात्राएं, प्रत्येक पंक्ति में 24 मात्राएं होंगी, लेकिन ये 24 मात्राएं 11 और 13 मात्राओं पर यति होगी। इसका मतलब ये यहां से लेकर यहां तक 11 मात्राएं होंगी और उसके बाद में यहां से लेकर यहां तक ये 13 मात्राएं होंगी। इसलिए हम इनको तो बोलते हैं सम छंद, सम, और इनको बोलते हैं विषम। ये तो है विषम पंक्तियां और ये है सम पंक्तियां। सम पंक्तियां का मतलब मैं यहाँ वापस लिख रहा हूँ, इसकी 4 लाइनें होती हैं ऐसे। ये 4 लाइनें हो गई। तो इन 4 लाइनों में पहली पंक्ति यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक ऐसी होती हैं। तो ये जो पंक्ति होती है इसको कहते हैं विषम। विषम क्यों? क्योंकि 1 2 3 4 5 6 7 ये 8, जो 8 की या सम की संख्या में जो भी पंक्ति आ रही है उसको तो हम बोलते हैं, क्या बोलते हैं? इसको हम बोलते हैं सम। ये तो हो गया सम, और जो विषम संख्या के रूप में आएंगी उसको हम बोलेंगे विषम। इसलिए हम कह सकते हैं कि रोला छंद का मतलब ये होता है कि विषम पंक्तियों में तो 11 मात्राएं होंगी और सम पंक्तियों में होंगी 13 मात्राएं होंगी। ऐसे करके टोटल पंक्ति में यहां से लेकर यहां तक टोटल मात्राएं 24 होंगी। तो इस प्रकार से 4 लाइनें किसमें? छप्पे छंद में 4 लाइनें तो इसकी हो गई। किसकी? रोला छंद की। और बाकी जो शेष 2 बचने वाली लाइन है नीचे, इसी के नीचे 2 लाइनें बचती हैं, वो उल्लाला छंद की होती हैं। वो किसकी होती हैं? वो उल्लाला छंद की होती हैं। और उल्लाला छंद का मतलब ये होता है उल्लाला छंद। उल्लाला छंद भी एक प्रकार से मात्रिक छंद है और इस मात्रिक छंद में टोटल 28 मात्राएं होती हैं। कितनी होती हैं? 28 मात्राएं होती हैं। और ये 28 मात्राएं किस प्रकार से मिलके बनती हैं वो देखिए। 28 मात्राएं उल्लाला छंद में
पहले तो होंगी 15 मात्राएं और फिर बाद में होंगी 13 मात्राएं, ऐसे करके 28 मात्राएं होती हैं। इसका मतलब एक पंक्ति यहाँ से यहाँ तक ये हमने संख्या डाल ली ऐसे। अब हम ये कहेंगे उल्लाला छंद का मतलब ये होता है कि विषम चरणों में तो होंगी 15 मात्राएं, 15 मात्राएं, और जो सम चरण है दूसरा और चौथा चरण है इसमें 13 मात्राएं होंगी। यहां से लेकर यहां तक 15 मात्रा, फिर यहां से 13, एक पंक्ति में 15 और 13 मात्राएं होंगी जिसका योग 28 होगा, या हम ये कहें कि 15 और 13 मात्राओं पर यति होगी। इस प्रकार से ये पूरा का पूरा छप्पे छंद बनता है। छप्पे छंद का मतलब जिसमें रोला और उल्लाला छंद के संयोग से मिलकर के बनता है, जिसमें 6 पंक्तियां होती हैं, वही हमारा छप्पे छंद है। तो प्यारे विद्यार्थियों, इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि आपकी एग्जाम में इस वर्ष 2021 में यह प्रश्न 2 नंबर का या फिर 3 नंबर का, सॉरी माफी चाहूँगा, ये 3 नंबर का प्रश्न है, ये बिल्कुल कन्फर्म है, ये 2021 में अब की बार आने की संभावना है। तो प्यारे बच्चों, इसे अच्छी तरह से याद कर लेना और यह बहुत महत्वपूर्ण छंद बन जाता है। अब बात करें हम छप्पे छंद के अलावा बात करें इसके उदाहरण की। उदाहरण हम इस प्रकार से लिख सकते हैं, उदाहरण लिखे हम नीलांबर परिधान हरित पट पर है। इस प्रकार से यहां से लेकर यहां तक ये तो पंक्ति हो गई किसकी, रोला छंद की हो गई। अब रोला छंद में हमने ये पढ़ा कि टोटल 24 मात्राएं होंगी, लेकिन मात्राएं कहाँ, यहाँ विषम चरणों में तो कितनी मात्राएं होंगी, 11 मात्राएं, और यहाँ होंगी 13 मात्राएं। अब मात्राओं का अंदाजा लगा लें। ये बड़ी ई की मात्रा 2 2 2 1 1 1 2 1। अब यहाँ से यहाँ तक 11 मात्राएं देखते हैं, 2 2 4 2 6 2 8 9 10 11, ये 11 मात्राएं हो गई। अब इसमें और देखते हैं, 1 1 1, इसमें और देखते हैं 1 1, यहाँ 1 1, ये 2 1 1 और ये 2, इसमें 13 मात्राएं होनी चाहिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, 11 और 2 13। तो इस प्रकार से छप्पे छंद में पहली पंक्ति होगी वो तो होगी किसकी, रोला छंद की होगी, और बाकी जो नीचे बचने वाले 5 और 6 नंबर की जो पंक्ति है वो होगी उल्लाला छंद की होगी। तो इस प्रकार से हम छप्पे छंद को पढ़ते हैं। अब हम बात करें अगले छंद की, बात करें मात्रिक छंद के बारे में बात करें, वो है अपने सिलेबस में कुंडलिया छंद है। अब कुंडलिया का मतलब क्या है, उसी को लेकर के हम बात करें। अगला छंद है अपना कुंडलिया। कुंडलिया, अब कुंडलिया का मतलब क्या होता है, यह भी आपके एग्जाम में 2021 के लिए महत्वपूर्ण बन जाता है, तो इसको भी आप अच्छी तरह से ध्यान में रखें। अब ये कुंडलिया क्या है, यह भी इसके बारे में अगर हमसे एग्जाम में पूछ लिया जाता है तो भी हम यह कहेंगे कि इसको परिभाषित करेंगे कि आखिर ये कुंडलिया क्या होती है, किस प्रकार से किन कौन से छंदों के योग से मिलकर के बनती हैं, वो देखिएगा। इसके बारे में हम कहेंगे कि यह छंद किस प्रकार का है, मात्रिक छंद है, मात्रिक छंद है, और यह दोहा और रोला दो छंदों के योग से मिलकर बनता है। दोहा और रोला मात्रिक छंदों से मिलकर के बनता है, मात्रिक छंदों के योग से बनता है। अब देखिए हमने कहा किस प्रकार का यह मात्रिक छंद है। अब दो छंद आपस में मिल गए, दोहा और रोला छंद आपस में, दो प्रकार के मात्रिक छंद मिल जाते हैं। अब दो प्रकार के छंद, जैसे मैं यहाँ वापस लिखूं, दोहा और रोला, दो छंद आपस में मिल जाते हैं, तब वो छंद विषम ही कहलाता है। क्या कहलाता है, विषम छंद बन जाता है। विषम कैसे, क्योंकि इसमें दो छंदों का योग है और दोनों में मात्राएं अलग अलग प्रकार से बनती हैं, तो उसी को लेकर के हम कह सकते हैं कि यह भी एक प्रकार से किस प्रकार का है, कुंडलिया छंद भी विषम छंद है। तो हम यहाँ लिख सकते हैं, इसके बाद में लिख सकते हैं, इस प्रकार यह, इस
प्रकार से यह विषम मात्रिक छंद है, विषम मात्रिक छंद है। अब देखिए इसकी मुख्य विशेषताएं क्या है। पहली दो लाइनें यहां से यहां तक 2 लाइनें होंगी, दोहा छंद की लाइनें होंगी। किसकी होंगी? दोहा छंद की होंगी। अब दोहा छंद में कितनी मात्राएं होती हैं उसी के बारे में देख लीजिए। दोहा छंद का मतलब होता है इसमें भी टोटल 24 मात्राएं होंगी, और रोला में भी कितनी मात्राएं होती हैं? 24 मात्राएं होती हैं। अब बात यह है कि रोला में तो हमने ये पढ़ा कि 11 और 13 मात्राओं पर यति होगी। पहले तो 11 मात्राएं होंगी और उसके बाद में 13 मात्राएं होंगी। हमने रोला में इस प्रकार से पढ़ा, लेकिन दोहा में क्या है? दोहा में उल्टा है, रोला का ये उल्टा है। पहले 13 मात्राएं होंगी और उसके बाद में 11 मात्राएं होंगी, टोटल 24 मात्राएं होंगी। कहने का मतलब 2 पंक्तियां होंगी और 2 पंक्तियों में 4 चरण होंगे। एक चरण यहां से यहां तक, दूसरा ये हो गया, तीसरा ये हो गया और चौथा ये चरण हो गया। तो इस प्रकार से पहले वाले चरण में 13 मात्रा और यहां 11 मात्राएं होंगी, तीसरे में 13 मात्रा और चौथे चरण में 11 मात्राएं होंगी। इस प्रकार से यहां तक दोनों का योग करें तो 24 मात्राएं होती हैं, इसका योग करें तो भी 24 मात्राएं होती हैं। तो कहने का मतलब ऊपर की 2 पंक्तियां होती हैं कुंडलिया छंद में, वो दोहा छंद की होंगी, और बाकी नीचे बचने वाली जो शेष 4 लाइनें होती हैं वे कुंडलिया छंद की रोला छंद की होती हैं। अब इसकी मुख्य विशेषता क्या है? ऊपर की 2 लाइनें दोहा छंद की है, यहां से लेकर यहां तक जिस लाइन से उस दोहा का समापन हो रहा है, तो तीसरी लाइन इसी लाइन से शुरुआत होगी। तो कहने का मतलब इसमें कुंडलिया छंद में यह बनता है कि दोहा की अंतिम जो लाइन होती है, जो अंतिम विषम सम पार्ट होता है, उसका चरण तीसरी लाइन की शुरुआत से करा जाता है। एक तो ये है, और जब ये सारी लाइनें खत्म हो जाती हैं, तब सारी लाइनें खत्म होने के बाद इसका अंत उसी लाइन से खत्म किया जाता है। तो इस प्रकार से इस छंद में एक प्रकार से कुंडली बनती है। कुंडली कैसे? यहाँ से शुरू कर दिया और यहाँ खत्म हो गया, दोहा छंद बन गया। अब रोला छंद स्टार्ट करेंगे तो रोला छंद इसकी जो 11 मात्राएं हैं, वो 11 मात्राएं यहाँ से लेकर यहाँ तक जो शब्द लिखे हुए हैं वो यहाँ से शुरू करेंगे, यहाँ से यहाँ तक। उसके बाद में हमारा क्रम आगे बढ़ता जाएगा, और इस लाइन से हमने शुरू किया, इस लाइन से हमने जो पंक्ति शुरू करी वो लाइन यहाँ खत्म हो जाएगी। तो इस प्रकार से एक प्रकार से कुंडलिया छंद में कुंडली बनती है। तो कुंडली बनने के कारण इस छंद को कहा जाता है कुंडलिया छंद। इस प्रकार से एग्जाम्पल हमारे सामने है, एग्जाम्पल हम दें, बड़ा एग्जाम्पल है और बड़ा एग्जाम्पल हम यहाँ उल्लेख नहीं कर सकते। आप केवल इतना ही समझें, आपको केवल एग्जाम में इसकी विशेषताओं के बारे में लिखना है और बाकी एक्सप्लेन बहुत कम करना है। अब हम देखें, अब हम बात करें मात्रिक छंदों के बारे में बात कर चुके हैं, अब हम बात करते हैं वर्णिक छंदों के बारे में। वर्णिक छंद क्या होते हैं वो देखिएगा। वर्णिक छंद हमने पहले ये बताया कि छंद 2 प्रकार के होते हैं, एक है मात्रिक छंद और दूसरा होता है वर्णिक छंद। तो मात्रिक छंद में हमने ये पढ़ा था कि इसमें मात्राओं की गिनती की जाएगी, और वर्णिक छंद में हमने ये बताया कि इसमें मात्राओं की गिनती न करने के बजाय हम केवल किसको देखेंगे? हम वर्णों की गिनती करेंगे कि वर्णों की गिनती कितनी आ रही है, उसी के आधार पर हम इसका चयन करते हैं। तो वर्णिक छंद हमारे सिलेबस में कहाँ से शुरू होते हैं वो देखिएगा। पहले नंबर का हम वर्णिक छंद लेते हैं, वो है द्रुत विलंबित छंद। विलंबित छंद। अब द्रुत विलंबित छंद में इसका मतलब क्या है, इसकी विशेषता क्या है? तो सबसे पहले हम लिखेंगे यह वर्णिक छंद है। किस प्रकार का छंद है? वर्णिक छंद है। और इसमें वर्णिक छंद है तो इसमें कितने वर्ण होंगे? इसमें 12 वर्ण होंगे। कितने? इसमें 12 वर्ण होते हैं। और ये 12 वर्ण कौन कौन से होते हैं? जिसमें हम लिखेंगे, जिसमें नगण, बगण, भगण और रगण छंद होते हैं।
बस यही धुर्त विलंबित छंद है। अगर आपको ये नगण बगण बगण और रगण याद नहीं होता है प्यार बच्चों, तो आप एक काम करना, इसके शोट नाम या छोटा नाम न भा भय रा, इसको ऐसे भी याद कर सकते हैं। इसका मतलब नगण में 4 वर्ण हो गए, 3 वर्ण हो गए, 1 2 3। बगण में भी 3 वर्ण हो गए, 1 2 3। भगण में वापस 1 2 3। रगण में भी 3 वर्ण, 1 2 3। लेकिन अब हमें ध्यान ये देखना है कि नगण में कितनी मात्राएं होती हैं, बगण में कितनी मात्राएं होती हैं। वापिस बगण ही आएगा और उसके बाद में रगण आएगा। इसका मतलब ये है कि नगण में कितनी मात्राएं होती हैं, बगण में कितनी मात्राएं होंगी, और वापिस बगण में कितनी मात्राएं होंगी और रगण में कितनी मात्राएं होंगी। उस मात्राओं के हिसाब से अगर कोई वर्ण आ रहे हैं तो समझ लेना कि वो धुर्त विलंबित छंद है। अब हम एक एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे मैंने एक एग्जाम्पल ले लिया, एक एग्जाम्पल है, दिवस का अवसान समीप था, गगन कुछ लोहित हो चला। एक एग्जाम्पल है, उसी एग्जाम्पल को लेकर के हम यह पंक्ति के रूप में लेके आएंगे। जैसे दिवस का अवसान समीप था, समीप था। एक बार हम इसी पंक्ति को लेकर के यह प्रमाणित करें कि क्या यह पंक्ति एक प्रकार से धुर्त विलंबित वर्णिक छंद की है। इसमें हमें पहचान करने के लिए क्या करना है, पहले हमें यह देखना है कि इसमें 12 वर्ण होने चाहिए। हमने लिखा कि ये वर्णिक छंद है, हम वर्णों की गिनती करेंगे और वर्ण कितने आने चाहिए, 12 वर्ण आने चाहिए। पहले ये देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और 12। ठीक है, हमारे सामने ये हो गया कि धुर्त विलंबित छंद की ये 12 पंक्तियां हैं, नहीं 12 वर्ण है। इस एक पंक्ति में 12 वर्ण होने चाहिए। अब हमें देखना है कि यही वर्ण होने चाहिए। अब देखिए हमें क्या करना है, इसकी मात्राएं देखनी है हमें। एक मात्रा, एक एक, इसका मतलब है नगण में मात्राएं ये होंगी। जैसे मैंने ये लिख दिया, सूत्र के हिसाब से देख लेते हैं। य मा ता रा जय भा न से ल गा। अब इसमें मात्राओं की गिनती करते हैं तो ये रहा नगण। नगल न का जोड़ा बन गया ये, इसका जोड़ा ये बन गया 3 वर्णों से, 1 2 3, इसलिए ये बन गया न से ल। नस्ल में एक ये मात्राएं होती हैं, तो हमारा ये नगण तो कंप्लीट हो गया। अब एक और जोड़ा बनाएंगे 3 वर्णों का, ये रहा यहाँ से लेकर यहाँ तक। इसका मतलब है भगन। इसके बाद में क्या आना चाहिए, भगन ही आना चाहिए। और भगन का मतलब क्या है, इसमें 2 1 और 1। अब इसमें हम प्रमाणित करें, भगन के जोड़े बनाएंगे भा न से। हमारे सामने ये भगन का मतलब ये निकला है भा न से। अब इसमें मात्राएं 1 1, तो ये भी प्रमाणित कर रहा है कि ये भगन है। ऐसे ही एक जोड़ा ये बन गया सा न से, 2 1 1। और उसके बाद में हमारे सामने क्या आ रहा है, लास्ट में रगण आ रहा है। अब रगण के भी हम जोड़े बनाएंगे रा जय भा। एक जोड़ा ये बन गया रा जय भा। इसका मतलब है रगण का मतलब ये है कि इसमें मात्राएं 1 2 1 होंगी। तो क्या इसमें 1 2 1 मात्रा आ रही है, 2 1 2। इस प्रकार से यह सही है कि ये द्रुत विलंबित छंद का, वर्णिक छंद का उदाहरण है। इस प्रकार से प्यारे बच्चों ये द्रुत विलंबित छंद भी यहाँ खत्म होता है। अब हम बात करेंगे अगले छंद के बारे में, और अगला छंद वर्णिक छंद के रूप में है, और वो है अपना वंशस्थ छंद। वंशस्थ, इस यहां मैं नाम उल्लेख कर रहा हूं वंशस्थ। वंशस्थ छंद, अब इसके बारे में भी हम लिखेंगे। सबसे पहले ये लिखेंगे यह वर्णिक छंद है। किस प्रकार का छंद है, यह वर्णिक छंद है। और वर्णिक छंद है तो इसमें कुल कितने वर्ण होंगे, छंद है इसमें कुल 12 वर्ण होते हैं। कितने वर्ण होते हैं, 12 वर्ण होते हैं। और 12 वर्ण होंगे तो कौन कौन से होंगे, 12 वर्ण होते हैं जो हम ये लिखेंगे, जो जगण, जो जगण तगण जगण और रगण से मिलकर के बनता है।
इसके तीन, इसके भी, इसके तीन, इसके तीन वर्ण, इसके तीन, इसके तीन, इसके तीन, बराबर हो गए 12 वर्ण हो गए। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि वंशज जो वर्ण होता है वो किस प्रकार का है, ये वर्णिक छंद होता है। और इसमें कुल कितने वर्ण होते हैं, 12 वर्ण होते हैं। और 12 वर्ण किन के मेल से मिल के बनता है, वो जगण, तगण और वापिस वही आ गया, जगन आ गया और उसके बाद में आ गया रगन। तो इस प्रकार से ये जो वर्ण होंगे, इन वर्णों की जो मात्राएं होंगी, तो समझ लेना कि वो वंशस्थ वर्णिक छंद का ही उदाहरण है। अब वंशस्थ छंद का उदाहरण देखने के लिए हम कोई एक लाइन का चयन करें और उसके बाद में हम इसकी छटनी करेंगे और फिर देखेंगे कि क्या ये पंक्ति इस वंशस्थ छंद के अकॉर्डिंग सही आ रही है या फिर नहीं, वो देखिएगा। देनु आते, देनु आते ग्रह गवाल बाल थे। इस प्रकार से ये पंक्ति हमने ले ली, सै देनु आते ग्रह गवाल बाल थे। अब हमें सबसे पहले क्या छटनी करनी है, इसमें यह देखना है कि क्या इसमें कुल 12 वर्ण आ रहे हैं। हाँ, पहले हम ये देखेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और 12। हम लघु वर्ण को नहीं काउंट करेंगे, हम ह्रस्व व्यंजन को या कभी भी स्वर रहित व्यंजन को काउंट नहीं करेंगे। अब देखिएगा इसमें 12 वर्ण तो ये प्रकट कर रहा है कि हाँ 12 वर्ण आ रहे हैं। और 12 वर्ण किस में थे, 12 वर्ण उसमें भी थे, वंश द्रुत विलंबित में थे, लेकिन उसमें जगण अलग प्रकार के थे या उसमें गण थे वे अलग प्रकार के थे। अब हमें क्या देखना है कि पहले तो जगण आना चाहिए, फिर तगण की मात्राएं आनी चाहिए, फिर जगण की, फिर रगण की मात्राएं आनी चाहिए। तो पहले हम देखेंगे, पहले क्या है, जगण है। जगण का मतलब जय भान है, जगण का मतलब ये है। तो मित्रों, मेरे प्यारे बच्चों, सबसे पहले हमारे सामने ये मात्रा आनी चाहिए। तो ये मात्रा सै की ये रही, धे 2 मात्रा ये रही, हस्व ऊ की मात्रा ये रही। इसमें अब क्या आना चाहिए, तगण। तगण कहाँ है हमारा, ताराज। ताराज का मतलब ये मात्राएं होनी चाहिए इस वर्ण में। ये रहा 2, ये रहा 2 और ये रहा 1, एक जोड़ा ये बन गया। फिर क्या आना चाहिए, जगन आना चाहिए। जगन का मतलब ये रहा 1 2 1, ये रहा। फिर क्या आना चाहिए, रगण आना चाहिए। ये रगण का है, रा जय भा, रा जय भा। तो मात्रा इस प्रकार से आना चाहिए। ये रहा जोड़ा 2 1 2। तो मित्रों, प्यारे बच्चों, यह एक प्रकार से वंशस्थ वर्णिक छंद का उदाहरण बहुत अच्छा बन जाता है। और हमने प्रमाणित कर दिया कि वंशस्थ में 12 वर्ण होंगे, जिसमें जगण, तगण, जगण और रगण की आवर्ती होगी। और इनका एग्जाम्पल हमारे सामने ये रहा। अब हम बढ़ते हैं अगले छंद की तरफ, और अगला छंद है अपना, वो है कवित छंद। अगला है अपना कवित छंद है, कवित छंद। इस कवित छंद के बारे में हम पहले ये लिखें, यह एक वर्णिक छंद है। किस प्रकार का छंद है, वर्णिक छंद है। और वर्णिक छंद है तो किस प्रकार का, वो देखिए, वर्णिक छंद है। और इस वर्णिक छंद को एक प्रकार से, कौन से को, कवित छंद को, इस कवित वर्णिक छंद को हम एक प्रकार से स्वच्छंद भी मानते हैं। क्या मानते हैं इसको हम, स्वच्छंद, स्वच्छंद छंद भी कहते हैं। ठीक है, क्यों कहते हैं, क्योंकि ये जो कवित छंद है, मुख्य रूप से ऋतुकाल के जो कवि हैं, उन कवियों ने बहुत ज़्यादा इसका इस्तेमाल किया था, या बहुत ज़्यादा इसी का प्रयोग करके अपनी काव्य रचना करी थी, और स्वतंत्र रूप में की थी या स्वच्छंद भाव से की थी। और स्वच्छंद भाव से करने के कारण वो ऋतुमुक्त कवि कहलाए थे। तो हम यहाँ उनकी चर्चा नहीं करेंगे, हम केवल कवित छंद की बात कर रहे हैं। और कवित छंद के बारे में हम यह लिख सकते हैं कि यह एक वर्णिक छंद है, जिसमें 31 वर्ण होते हैं। कितने होते हैं, 31 वर्ण होते हैं। एक पूरी की पूरी लाइन में 31 वर्ण होंगे, और वो किसी भी प्रकार से हो सकते हैं। इसमें कोई रगण, जगण, तगण, बगण, ये किसी की भी आवश्यकता नहीं है। हमें इस छंद में किसी भी गण की हमें आवश्यकता नहीं है। हमें तो केवल काउंट करने, कितने काउंट करने हैं, हमें तो केवल 31 वर्ण काउंट करने हैं।
कितने करने हैं? 31 वर्ण काउंट करने हैं, लेकिन यहाँ से लेकर यहाँ तक 31 वर्ण हो जाते तो समझ लेना कि वे कवित छंद के उदाहरण हैं। लेकिन प्यारे बच्चों, एक बात विशेष ध्यान में रखनी है कि पहले यहाँ 16 मात्राएं होंगी और उसके बाद में 15 मात्राएं होंगी। अगर पहले 16 मात्राओं के बाद में कोई यति आ रही है या कोमा आ रही है और उसके बाद यहाँ से यहाँ तक पूर्ण विराम तक जहाँ पंक्ति खत्म हो रही है वहाँ तक हमारे 15 वर्ण कंप्लीट हो जाने चाहिए। इस ऐसे करके ये 16 और 15 जब वर्ण खत्म हो जाते हैं तब हमारे 31 वर्ण या कंप्लीट हो जाते हैं। तो कहने का मतलब कवित छंद सबसे सिंपल है। इसमें किसी प्रकार के गणों की हम काउंट नहीं करते, हम केवल वर्णों की गिनती करते हैं और वर्णों की गिनती करने के कारण हम इसको स्वच्छंद छंद बोलते हैं। इसी किसको हम कवित छंद को बोलते हैं। तो कवित छंद के दो एग्जाम्पल ऐसे हैं, एक है गणाक्षरी छंद है और एक है मनहरण छंद है। मनहरण छंद और घनाक्षरी छंद है वो इसी के भेद हैं। तो हम इस छंद में यह भी कह सकते हैं इसके दो मुख्य भेद, एक तो घनाक्षरी छंद मैं लिख रहा हूं यहां पे, एक तो है घनाक्षरी छंद और एक है मनहरण छंद। ये इसके मुख्य उदाहरण है या इसके भेद बन जाते जो हमारे हिंदी में मुख्य रूप से इन्हीं का प्रयोग किया जाता है। वो कवित छंद का ही एक प्रकार से भेद बन जाता है। तो हम इसमें यह लिख सकते हैं कि इसमें 16 मात्राएं और 15 मात्राओं पर यति होती है और टोटल 31 वर्ण होते हैं। तो इस प्रकार से हमारा ये कवित छंद कंप्लीट है। अब हम बात करें अपने सवैया की। तो प्यारे बच्चों, सवैया जो छंद है बहुत बड़ा छंद है और कविया ये सवैया छंद को लेकर के हम बात करते हैं। तो यहां लिखें सवैया। तो सवैया छंद एक प्रकार से हम इसमें यह लिख सकते हैं, इसके देखिए प्यारे बच्चों, इसके जो भेद होते हैं वो भेद 11 प्रकार के भेद होते हैं और 11 प्रकार के भेद होने के कारण हम इसको अच्छी तरह से आपके एग्जाम नहीं 11 प्रकार के भेद होने के कारण आपकी एग्जाम में ये भेदों की चर्चा इसमें पूछी नहीं जाती। आपको तो केवल यह पूछा जाता है कि सवैया छंद क्या है। तो सवैया छंद के बारे में हम कह सकते हैं कि यह भी एक वर्णिक छंद है। किस प्रकार का है? वर्णिक छंद है जिसमें हम यह लिख सकते हैं, जिसमें कितना 21 मात्राओं से लेकर 29 मात्राओं तक, नहीं सॉरी 26 मात्राओं तक वर्ण हो सकते हैं। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि सवैया जो छंद होता है वो सवैया छंद भी एक प्रकार से वर्णिक छंद है और इसमें 21 मात्राओं से लेकर 26 मात्राएं होंगी। इसमें किसी भी प्रकार का कोई यति नहीं है, इसमें यति है तो केवल लास्ट में रहेगी सॉरी। और अगर इसमें जो वर्ण होंगे, इसमें एक ही प्रकार के वर्ण होंगे, एक ही प्रकार के वर्ण जैसे मैं आपको बता दूं, या तो जगण की लगातार मात्राएं होंगी या फिर रगण की मात्राएं होंगी लगातार, या हमें तगण की मात्राएं हमें दिखाई देंगी या फिर हमें बगण की मात्राएं दिखाई देंगी। बगण की मात्राएं मतलब हमने ये बताया ना कि 21 मात्राओं से लेकर 26 मात्राओं के योग से मिलता है ये सवैया छंद। लेकिन इसकी मुख्य विशेषता यह है कि एक ही प्रकार के वर्ण इसमें दिखाई देंगे या एक ही प्रकार का गण हमें दिखाई देगा, चाहे जगण का हो। जगण का मतलब ये है जय भा न, जय जगण का मतलब ये है जय भा न, एक ही प्रकार की मात्रा हमें दिखाई देंगी, उसके बाद में भी इसी प्रकार की, इसके बाद में भी इसी प्रकार की, ऐसे हमें मात्राएं दिखाई देंगी। तो अगर हमें इस प्रकार की मात्रा दिखाई देती हैं तो समझ लेना कि वो भी एक प्रकार से सवैया छंद बन जाता है और जिसमें 21 वर्ण बन जाते हैं। अब 21 वर्ण आप काउंट कर लें, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21। अगर इस प्रकार की
मात्राएं हमें किसी पंक्ति में दिखाई दे देती हैं, एक ही प्रकार की मात्रा, चाहे जगण की हो सकती है, या फिर रगण की हो सकती है, या फिर बगण की हो सकती है, या फिर तगण की हो सकती है, या फिर सगण की हो सकती है। ये 4 प्रकार की मात्राएं हो सकती हैं। एक ही पंक्ति में एक ही दिशा में एक ही प्रकार की मात्राएं होंगी, या तो सगण की होंगी, या फिर जगण की होंगी, या फिर तगण की होंगी, रगण की, या फिर बगण की। इनमें से किसी एक की मात्रा होंगी। अगर इस प्रकार की कोई पंक्ति आपके सामने आए तो उसका एग्जाम्पल आप इसमें दे सकते हैं। तो प्यारे बच्चों, इसी के साथ हम सवैया छंद को भी खत्म कर रहे हैं। और सवैया छंद का मुख्य रूप से उदाहरण आपके पाठ्य पुस्तक में गणानंद की जो प्रेम भरी जो कविताएं हैं उसमें आपको देखने के लिए मिल जाएगा। तो प्यारे बच्चों, इसी के साथ आपका छंद का जो कंप्लीट जो टॉपिक है जो 6 नंबर का है, और मैं 6 नंबर के टॉपिक के साथ मैं यही उम्मीद करूंगा कि आप इसे अच्छी तरह से समझने का प्रयास करना, ताकि आपके आने वाले एग्ज़ाम में, इस आने वाले एग्ज़ाम में 6 नंबर आपको बिल्कुल अच्छी तरह से मिल सके। तो मैंने आपको ये बताया कि मुख्य रूप से हमें केवल 3 छंद याद रखने हैं, जिसमें से आपको 2 छंद आपके आने वाले एग्जाम में आपको देखने के लिए मिल जाएंगे। एक तो है कुंडलिया छंद, एक है छप्पे छंद, और एक प्यारे बच्चों इसी के बारे में है सवैया, या फिर आप एक काम करना, हरि गीति का छंद के बारे में आप अच्छी तरह से याद कर लेना। बस यही 4 छंद हैं जो आपके एग्जाम में 6 नंबर कवर कर सकते हैं। तो इसी के साथ मैं इस छंद से, इस टॉपिक से विराम लेना चाहूँगा। तब तक के लिए शुक्रिया। और एक बात और शेयर करना चाहूँगा, अगर ये क्लास आपको अच्छी लगी हो तो आप लाइक करना, सब्सक्राइब करना, और साथ ही आप अपने साथियों के बीच में इस चैनल को शेयर अवश्य करना। अगली क्लास के लिए हम फिर मिलते हैं, तब तक के लिए शुक्रिया, धन्यवाद।